नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन है जिसमें दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें और उनके पीछे छिपी असल खबर भी। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। आज शुरुआत करें रायपुर से मिली एक तस्वीर और खबर से। राजधानी रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के कुछ समर्थकों ने सिख समुदाय का एक वर्ग जिसमें नजर आता है, उसने एक रैली निकाली, प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे नारे लगाए जिसे हम देश विरोधी कह सकते हैं। आपत्तिजनक नारों के बीच में कुछ पुतले भी उन्होंने जलाए। एक रिपोर्ट इस पर पहले देखिए। दाढ़ी, सिर पर पगड़ी, हाथों में बैनर और नारे लगाते सिख समुदाय के लोगों को देखिए। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में सिख समुदाय के एक वर्ग ने रैली निकाली। तेलीबांधा गुरुद्वारे से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने अमृतपाल सिंह जिंदाबाद और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। अमृतपाल सिंह जी ने जो शुरू से ही एक लहर चलाई थी कि अमृत छका के जो सिख जो नौजवान बच्चे नशे से मर रहे थे, जो सिक्खी जो है गलत दिशा ले रही थी कि अपने पेश कटा के पतित होके उल्टे सीधे काम कर रही थी, उसको एक दिशा दे रहे थे, धर्म तक प्रति जोड़ रहे थे। बहरहाल अमृतपाल के समर्थन वाली रैली पर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। सर, आज खालिस्तान के समर्थन में सर एक बार फिर से रैली निकली है और खासकर सर रायपुर में सिख समाज के लोग निकाले। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस मामले में। पूरे हिंदुस्तान में फिर से ये खालिस्तान जैसी बातें क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है कि इसको तत्काल बढ़ने के पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसी घटनाएं इससे पहले नहीं घटी। इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे, क्योंकि पुलिस वालों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और पुतले फूंके। सवाल उठा, क्या इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को थी? इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस के पास नहीं थी क्या कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रैली या जुलूस निकाला जाएगा या आम आदमी पार्टी के कार्यालय घेराव किया जाएगा, इसके संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर खालिस्तान के समर्थन में निकाली गई रैली अब विवादों में। देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों पर आगे पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। तो ये तस्वीरें संभवतः शाम तक आपने भी देख ली होंगी। पंजाब में जो आग भड़की है उसकी तपिश छत्तीसगढ़ तक महसूस की गई। आज जो रायपुर में देखने को मिला वो बेहद चिंता की बात है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, जरा इसको हम डिकोड करते हैं। अमृतपाल दरअसल कोई संत या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है जिसके समर्थन में रैली निकालने की आवश्यकता पड़ गई। अमृतपाल खालिस्तान का समर्थक है, यानी देश विरोधी है। एक देश विरोधी शख्स के लिए रैली निकलना समझ से परे। दूसरी बात, रैली में जिस तरह के नारे लगे उससे भी कई सवाल उठ गए। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसने भी ये बात साबित की कि देश को शायद कभी स्वीकार नहीं होगा जो कुछ यहाँ कहा गया। तीसरी बात, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली ये सवालों के घेरे में आई। क्यों पुलिस ने रैली को खबर मिलने के बाद नहीं रोका? बड़ी बात ये, आखिर पुलिस ने विवादित नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को तत्काल उन पर एक्शन क्यों नहीं दिखाया? अंतिम बात, देश में इतने गंभीर मामले के आरोपी के अरेस्ट पर दिन भर खबरें आ रही हैं और इस बीच पुलिस और प्रशासन की उदासीनता या अनभिज्ञता अगर है तो ये भी गंभीर सवाल उठाती है। वैसे देश चाहता है कि मसला जल्द सुलझे। प्रदेश में भी सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेताओं से दिन भर हमारी बातचीत हुई। खुद सिख समुदाय के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, वो भी कहते हैं कि इसे प्रदेश में और देश में कतई टॉलरेट नहीं करना चाहिए। माहौल बिगाड़ने वाली चीजों को फौरन रोकना चाहिए। अब मध्य प्रदेश पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से तबाह फसलों से परेशान किसान सर्वे के बाद मुआवजे के इंतजार में हैं और इस पर सियासत जमकर हो रही।
मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से चौपट हुई फसलों के मुआवजे के लिए प्रशासन सर्वे में जुटा है। खुद कलेक्टर्स ने मैदान पर मोर्चा संभाल रखा है। वहीं दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी ओला प्रभावित गांव सनोरा, बरौदी, मडगवा और राजपुर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। किसानों को हम 32,000 रुपया हेक्टेयर का मुआवजा देंगे। अगर इनका जो ओला पीड़ित किसान है, इनकी बेटी की शादी है तो उसे 50,000 रुपया अलग से देंगे। कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई। ओलावृष्टि के चलते खेतों पर खड़ी फसल चौपट हो गई। किसान परेशान हैं। सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही। व्यस्तताओं के कारण कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछ पाया था। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने, मैंने स्वयं ने पहले से ही सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं। हमारी ट्यूबलाइट कब चले, मैं शिवराज सिंह जी मुझे पाठ ना पढ़ाएं। हाँ, वो अपने 18 साल का हिसाब दें जनता को। हाँ, ये ज्यादा समय तो जाता है मेरी आलोचना में। किसान संघ ने भी सरकार से फसल बीमा की राशि के जल्द भुगतान और गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग की है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो सर्वे पर सवाल तो पहले भी कई बार उठे हैं और सियासत कोई नई बात नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर किस दल के शासनकाल में किसानों को उसका हक मिला है या मुआवजे से वो संतुष्ट रहे हैं। जरा इस बात को भी डिकोड कर लें आज। जवाब ये साहब कि किसानों को उनकी उपज का सही और लाभप्रद हिस्सा आज तक किसी के भी शासनकाल में मिल नहीं पाया, चाहे कोई सरकार। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार देश की और प्रदेश की खेती किसानी है। विडंबना ये कि समाज का सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग अगर कोई आज भी है तो वो किसान। किसानों को आज भी बड़ी समस्या ये कि अगर सारे विपरीत हालात से लड़कर बम्पर फसल वो उगा लें तो उसके उचित सही दाम नहीं मिल पाते, मार्केट नहीं मिलता, लागत नहीं निकल पाती और तो और कई बार किसानों को निराश होकर अपनी फसलों को नदी में बहाते या सड़क पर फेंकते हमने देखा है। अक्सर मौसम की मार से किसान जूझता है, कमर टूट जाती। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या तक को मजबूर होते हैं। इसके आंकड़े और इतिहास देश और प्रदेश से छिपा नहीं। पहले की सरकारों ने दावे किए, हाल में भी प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया, लेकिन नतीजा सब देख रहे हैं। हकीकत यह कि स्वामी रंगनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल न तो यूपीए के शासनकाल में हो पाया, न एनडीए के शासनकाल। कुल जमा हकीकत यह है कि सियासत ही सियासत है, बयान ही बयान है। एक बार फिर नुकसान के बाद सर्वे और मुआवजा मिलेगा, लेकिन कई बार मुआवजे की रकम मजाक बनकर सामने आई, ये भी कटु सत्य है। खबर रायपुर से, जहां कोयला परिवहन के मसले पर मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम के बीच में आज जमकर सदन के भीतर बहस हुई। देखिए। वो सबको हम झेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। रायपुर विधानसभा में आज दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मौजूदा सीएम भूपेश बघेल ने जहां सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला, तो विपक्ष की ओर से डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल पूछे। रमन सिंह ने बुधवार को प्रश्नकाल में कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। एचईसीएल के रेट के अनुसार पे 232 रुपये से ज्यादा नहीं होता, जो 466 रुपया हो रहा है। ये दुगने कीमत में, इसलिए इसको तत्काल रद्द किया जाए अध्यक्ष महोदय और रीटेंडर किया जाए। विधायकों के जांच दल से इसकी जांच करा जाए। ये पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। इन आरोपों और सवालों के बाद सीएम भूपेश ने मोर्चा संभाला। भूपेश बघेल ने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से एसईसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है और उसी हिसाब से परिवहन का टेंडर दिया गया है। इसलिए टेंडर होगा और टेंडर में, उस टेंडर प्रक्रिया में एमडीओ के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये आप पूरा जो एमडीओ नियुक्त किया उस समय सारे शर्तें हैं, और ये शर्त कौन बनाया? हमने नहीं बनाया, वो आपने बनाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इनका लोचा है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। तो विधानसभा में पूर्व सीएम और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच में आपने बहस भी देखी, सवाल भी देखा और जवाब भी सुना।
अक्सर ऐसे सवाल हम सुनते रहते हैं। सवाल ये कि जिस मुद्दे पर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच में आज तीखी बहस हुई, पूरा सदन भिड़ा, जरा उस मुद्दे के भीतर है क्या, इसकी तह तक जाते हैं, डिकोड करते हैं। SECL फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कोयला खनन का काम करती है। ये मसला पलमा कोल ब्लॉक से जुड़ा है। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के लिए टेंडर निकाले जाते हैं, जिसमें संस्थाएं टेंडर भरती हैं और जिस संस्था की बोली कम हो उसको टेंडर मिलता है। अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट तय हैं, दूरी के हिसाब से किलोमीटर तय होते हैं। और अब विधानसभा में जो मसला उठाया गया उसकी भी चर्चा कर लें। जवाब उसमें ये दिया गया सरकार की तरफ से कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, प्रक्रिया आपने तय की है, टेंडर के जरिए रेट तय किए गए हैं। टेंडर में 8 कंपनियां शामिल हुई, 2 को पात्र पाया गया, ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया और देश भर की पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन हुआ था। यानी सत्ता पक्ष का यह दावा है कि हर प्रक्रिया और प्रक्रियाकार पहलू निभाया गया। लेकिन यहां विपक्ष अगर किन्हीं बिंदुओं पर शंका या सवाल लगा रहा है तो सत्ता पक्ष का दायित्व है कि उसके उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करे। और आज यही काम हमने सदन के भीतर देखा। अब देखना होगा कि इस मसले के ऊपर सियासत रुकती है या नहीं रुकती सदन में जवाब मिलने के बाद। इधर मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में पक्की सड़कें ना होने से लोगों को बीमारी या इमरजेंसी में भी काफी मुसीबत झेलनी पड़ती है। मंडला में इसकी एक तस्वीर दिखी है, देखिए जरा। इन 2 तस्वीरों से ग्रामीण इलाके के विकास की झलक भी मिल जाती है। पहली तस्वीर मंडला की, जहां निवास इलाके में मवईमाल गांव में पक्की सड़क न होने से गर्भवती महिला को परेशान होना पड़ा। 2 महिलाओं को कंधे का सहारा देकर आधा किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। घुमा के लेके आया था कंधे के सहारे पे, और गाड़ी वहां तक नहीं जा पाते हैं। संभवतः हो सकता है बारिश की वजह से उनको लाने में कुछ दिक्कत हुई हो। बाकी मरीज आ गया है और मैं आगे स्थिति और पता करूंगा। दूसरी तस्वीर बालाघाट की, जहां के दूर दराज इलाके आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में ग्रामीण का सहारा बनी है CRPF। ग्रामीणों की सुविधा के लिए 123वीं बटालियन ने बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है। फोर्स कर नहीं जा सकते, वहाँ भी बाइक उसको स्वयं को दे देते कि आप इसको ले जाएं, अपने परिजन को बैठाएं, हॉस्पिटल में ले जाएं और वहाँ उसका इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस ग्रामीण इलाकों तक जाती नहीं, लेकिन पक्की सड़कें न होने से एम्बुलेंस कई गांवों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो दावे तो बहुत हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की खुद की तबीयत को भी हम डिकोड करके आपके सामने रखें। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश भर में सबसे ज्यादा 47 है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रति 1000 बच्चों में 47 की असमय मृत्यु हुई है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और लचर है। आंकड़े का स्तर यहां पर 53 पहुंच जाता है। देश की औसत दर 37 है। प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 51 बच्चे 1 साल पूरा होने के पहले ही वो बचते नहीं हैं। जन्म के 7 और 28 दिन के भीतर होने वाले शिशुओं की मौत के मामले में भी प्रदेश का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। मध्य प्रदेश में सैकड़ों पहुंचविहीन गांव हैं और आदिवासी इलाकों की भौगोलिक चुनौतियां भी सर्वाधिक हैं। राज्य की अब तक की कोई स्वास्थ्य नीति का ठोस तरीके से जमीन पर ना होना इसके लिए एक बड़ी वजह दिखता है। मध्य प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में डॉक्टर्स के खाली पदों को भरना हमेशा चुनौती रहा है। सरकारें उससे जूझती हैं। मौजूदा डॉक्टर्स से लेकर निचले स्टाफ तक की जवाबदेही तय कर पाना ये बड़ा चैलेंज है। 3000 से 4000 डॉक्टर्स की कमी अब भी है, जो कि गाँव में सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने। चलिए उम्मीद ये करते हैं कि एक पॉलिसी के साथ में इस पर काम होगा और उस पर अमल होगा, लेकिन इसके पहले चौकसी और समीक्षाएं करते रहना या इनका ऑडिट करना जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो बहुत जरूरी है। अक्सर जब भी कभी झगड़े होते हैं तो हम कहते हैं शत्रुओं से भगवान बचाए, लेकिन शत्रुता में भगवान ना बच पाए तो आप क्या कहेंगे? श्योपुर के गांव में चुनावी रंजिश का खामियाजा स्वयं भगवान उठा रहे हैं और इससे उनके भक्त बड़े परेशान हैं। देखें आप क्या हुआ। मंदिर में भगवान का आसन खाली है और भगवान की मूर्ति जहां रखी गई है वहां लगा है ताला। श्योपुर के मतासुला गांव में पुरानी रंजिश ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। पंचायत चुनाव में हारने वाले गिरिराज मीणा ने गांव के मंदिर में विराजी ठाकुर जी की मूर्ति को
अपने घर के कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मूर्ति को वापस मंदिर में रखवाने की गुहार लगाई। अब हम कम पड़ गया, अब ग्राहक माँ से जब देखो नहीं मानता मैं ताला जोड़ देता है। अब क्या चाहते हो तुम? हम ऐसा चाहते हैं भाई, हम ठाकुर जी जहाँ का रुकनाथ जी की मंदिर है जहाँ जाता है इसमें। तो यही हम चाह रहे हैं कि जो पूर्वजनों का मंदिर है उसी में वे मूर्ति रखो और वे एक नहीं 4 मंदिर बनाओ, हमको कोई एलर्जी नहीं है। वहीं गिरिराज मीणा की दलील है कि गांव वालों ने उसे चुनाव में हराया तो वो मूर्ति क्यों दे। अब देखना होगा कि भगवान कमरे से कब मुक्त होंगे। चलिए, तो अजब सी बात है, चुनाव में हरा दिया तो उसका बदला इस तरह से लिया जा रहा है। कह रहे दूसरे मंदिर बनवा लें, लेकिन क्या इसका हल प्रशासन निकाल पाएगा, ये देखेंगे। आज दिल्ली की तरफ देश की नजरें नहीं, वजह उसकी कुछ खास थी। दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली का बजट पेश किया गया, लेकिन इस दौरान की कुछ तस्वीरें सुर्खियों में रहीं। क्यों, जरा देखें। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे। तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की है, जहां दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने बुधवार को राज्य का 9वां बजट पेश किया। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पीच की शुरुआत में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। कहा कि मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखकर राज किया, वैसे ही मैं भी काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। तो ये रही दिल्ली के वित्त मंत्री की मनीष सिसोदिया की प्रति स्वामी भक्ति। बहरहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की गहमागहमी के बीच प्रदेश का बजट आ चुका है। बजट पेश हो चुका है और पिछले साल की तर्ज पर दिल्ली वालों को केजरीवाल ने खुश रखने की पूरी कवायद की है। बल्कि भारत के सभी 140। चलिए, तो आज दिल्ली के बजट से ज्यादा चर्चा इस बयान की आई। राम और भरत के तौर के ऊपर जो अपनी उदाहरण को सामने रखा गया, इस पर कई तरह की टिप्पणियां हमने देखी। एक खबर आई है दूर देश यूक्रेन से, जिसका दौरा करने पहुंचे हैं जापान के पीएम किशिदा, और उन्होंने वहां जाकर कुछ मदद का भरोसा दिया है, कुछ मदद साक्षात दी है, कुछ बयान दिए। देखें जरा। तस्वीरें यूक्रेन की हैं, जिसका दौरा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने किया। किशिदा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा ने रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान वो कीव के पास स्थित बूचा शहर पहुंचे। यहाँ के नरसंहार में रूसी सैनिक पर 410 आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। किशिदा ने यूक्रेन को $470 मिलियन यानी तकरीबन 3,884 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और बाकी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में होगा। इसके अलावा जापान ने नाटो ट्रस्ट फंड से यूक्रेन को गैर घातक हथियार खरीदने के लिए यानी 248 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही कहा कि जापान यूक्रेन के साथ खड़ा है और उन्हें समर्थन देता रहेगा। तो न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। इस समय सारे देश में कोविड के कुछ केस बढ़ने की चिंता प्रधानमंत्री ने की, एक मीटिंग की है। तो सबसे अपील है कि अपना और अपने परिवार का सेहत का प्रोटोकॉल्स का अच्छी तरह से पालन करें, ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।